हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे आगे वाला सेशन। पिछले ही क्लासेस आप देख चुके होंगे सारी, नहीं देखे हो तो देख लो, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी। शुरुआत से एंशिएंट हड़प्पन से चल रही है, कंटिन्यूटी में आपको सारी क्लासेस देखनी है, उसके बाद ही बढ़िया कंटिन्यूटी बना पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं 1905 से स्टार्ट होके कुछ पॉइंट आगे जाने की। अभी तक हम लोग 1885 से लेकर 1905 तक की बात कर चुके थे, 1885 से 1905 तक की बात कर चुके थे। हमने एक चीज नोटिस की थी, 1885 में 1885 में जब कांग्रेस बन गई थी, एओ ह्यूम को काफी ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, तो उन सबका रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देना था, तो कांग्रेस बनानी पड़ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में एक मॉडरेट का पीरियड रहा, जिसमें लोग अपने आप एप्लीकेशन लिखते थे, मीटिंग करते थे, रेजोल्यूशन पास करते थे, एप्लीकेशन ब्रिटिशर्स के पास लेके जाते थे और उनसे सैंक्शन कराने की कोशिश करते थे, जो हम चाहते थे। तो वो मॉडरेट अप्रोच थी, आराम से प्यार से काम कराने की अप्रोच थी। फिर हमने देखा था जैसे जैसे 18th सेंचुरी खत्म हो रही थी, जैसे जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी, उस टाइम पे हमने एक चीज देखी थी, मतलब 1900 आसपास की अगर हम बात करेंगे, तो जब हमने ये चीज नोटिस की थी वहां पे कि भाई धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म सोच आने लग गई थी, एक्सट्रीमिस्ट सोच लोगों के अंदर आने लग गई थी। एक्सट्रीमिस्ट भी कांग्रेस के अंदर डेवलप होने लग गए थे, जिनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग तरीके की थी। वो पिटिशंस, एप्लीकेशन, इन चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था कि यार बस उठो, जाके छीन लो, कोई नहीं दे रहा है तो खींच के उसको मारो और ले लो। मतलब सीधा एक्सट्रीम सोच रखने वाले लीडर्स भी आने लग गए थे कांग्रेस के अंदर, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की सोच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, छोटा। बट कांग्रेस क्योंकि मॉडरेट के साथ ही बनी थी, तो उन्हीं की चलती थी। एक चीज और मॉडरेट्स ने अच्छी कर दी थी 1905 के टाइम तक पहुंचते पहुंचते। आपको एक चीज और पता है, आपको एक चीज और बताई गई थी कि कर्जन इस टाइम पे कंट्रोल अपना कर रहा था, और बंगाल का जो पूरा एरिया था, बंगाल जो था, बंगाल के अंदर सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं था, मैंने आपको बताया था, बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार और साथ में उड़ीसा, ये सारे पोर्शन उस समय बंगाल का ही पार्ट माने जाते थे। कर्जन ने 1903 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि भैया मैं इसका पार्टीशन करूंगा, आगे चल के डेट में बता दूंगा, लेकिन पार्टीशन मैं करूंगा, डिवाइड मैं करूंगा इस बंगाल वाले एरिया को। उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट बढ़ने लग गए थे, और ये डिक्लेयर करने के बाद और ज्यादा बढ़ने लग गए, और ज्यादा वो चीज इंक्रीज होने लग गई। बस एक चीज यहां पे अच्छी हुई थी जो 1905 के आसपास थी, वो थी अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है मॉडरेट्स ने कुछ किया हो, ये करवाए पाए हो या ना करवाए पाए हो, उन्होंने बस एक चीज अच्छी कर दी थी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, लोगों तक अवेयरनेस अच्छी फैला दी थी। मतलब बंगाल वाले एरिया में काफी लोग अवेयर हो चुके थे, मैगजीन्स, वीकली न्यूज़पेपर्स खूब छपने लग गए थे, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट में लिखते थे, उनकी कमियों को बताते थे। तो बंगाल बेसिकली उस टाइम पे एक पॉलिटिकल सेंटर टाइप भी बनने लग गया था, मतलब सारे लीडर्स जो थे वहीं से निकलने लग गए थे। काफी बड़ा प्रोविंस था, और वहां पे बंगाल एक पॉलिटिकल सेंटर टाइप बन चुका था, ऐसे मान सकते हो। मतलब सारी बड़ी चीजें, सारे बड़े न्यूज़पेपर, सब चीजें वहीं से निकलती थी, लीडर्स भी वहीं इकट्ठे होते थे। दूसरी चीज उस समय एक देखी जा रही थी कि उस टाइम पे जब 1901, 1902, 1902, 1903 के आसपास एक चीज और नोटिस की जा रही थी, वो ये थी कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बड़ी तगड़ी थी। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत अच्छी थी, मतलब कांग्रेस के अंदर हिंदू भी थे, कांग्रेस के अंदर मुस्लिम भी थे। थोड़ा बहुत बीच में मैंने आपको बताया था यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने की कोशिश की गई थी, बनी भी थी, बट फिर भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो लोकल लोग थे, जो आम जनता थी, उनके बीच में काफी अच्छी यूनिटी थी, भाईचारा था, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, अलग नहीं मानते थे एक दूसरे को। दूसरा, न्यूज़पेपर, मैगजीन मैंने आपको बता दिया। कुछ ये पॉइंट्स ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को खटकने लग गए थे, उसका रीजन था ब्रिटिशर्स 1857 का रिवोल्ट देख चुके थे, उस सब रिवोल्ट के अंदर ये सारी चीजें नोटिस की गई थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी उस टाइम पे काफी थी, और उस समय बस एक ही चीज की कमी थी, जो थी न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब वो भी है लोगों के पास, पढ़े लिखे भी है लोग, तो ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा, ब्रिटिशर्स को ये टेंशन होने लगी कि अगर अब रिवोल्ट हुआ तो हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी लोगों के अंदर यूनिटी तो है ही है, उसके साथ साथ पे अवेयरनेस है, वो जानते हैं चीजें कैसे करनी है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आने लग गई थी, जो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं खटकने लग गई थी। और खटकने लगने वाला जो बंदा था, जिसको सबसे ज्यादा खटक रही थी, वो थे ये अंकल, इनका नाम है कर्जन। ये कर्जन नाम का जो बंदा था, इसको ये खटकने लग गया था। ये खटकने की वजह से ही इसने इंग्लैंड में कुछ रिपोर्ट भेजी, उन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने ये चीज बताया
कि भैया यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों के अंदर यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इनको कुचलना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा, और उसने 1903 में ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं पार्टीशन करूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यह है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, रटने की जरूरत नहीं है, समझना बात को। पार्टीशन करने के दो रीजन है, एक है ऑफिशियल रीजन जो कर्जन ने दिया, और एक है असली रीजन जो कर्जन को पता था। पता होना और बताने में फर्क होता है। कर्जन को जो पता था वो असली रीजन है। अगर आप बंगाल के मैप को ध्यान से देखो, उस टाइम के अगर आप बंगाल के मैप को ध्यान से देखो, तो बंगाल में मैंने आपको बताया, बंगाल के अंदर ये बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट और ये असम वाला पार्ट ये भी है। इधर अगर आप आ जाओगे तो बंगाल वाला पार्ट, साथ में उड़ीसा वाला पार्ट, और उसके साथ में बिहार वाला पार्ट। ये सारी चीजें पूरे का पूरा, ये बोल रहे हो ना बिहार झारखंड, ये पूरा का पूरा, झारखंड तो बाद में आया, ये पूरा एरिया उस समय बंगाल कहलाता था। इसने क्या किया, इसका अगर आप फोकस देखोगे, इसने जो दिमाग लगाया, इसने दिमाग ये लगाया कि यार अगर मैं ये ग्रीन वाला देख रहा हूं ना, ये ईस्ट बंगाल और आसाम वाला पार्ट दिया गया। इसने दो पार्ट में बंगाल को डिवाइड करने की बात करी, ईस्ट बंगाल, वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल की जो अपनी राजधानी होगी, इसने बोला वो ढाका होगी, और जो वेस्टर्न बंगाल की राजधानी होगी वो होगी कैलकाटा। तो इसने क्या किया, इसने एक यहां से डिवीजन करने की बात की कि भाई ये लाइन मैं खींच देता हूं, इस लाइन के इधर जो पोर्शन होंगे और इधर जो पोर्शन होंगे, ये दो पार्ट हो जाएंगे बंगाल के। इसने जो ऑफिशियल रीजन दिया वो ये दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, हम कैलकाटा के अंदर बैठ के इसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। ये इसने बोला कि भाई उधर से भी हो जाए, उधर की अलग कैपिटल होगी, अलग बंदा बैठेगा, इधर अलग कैपिटल होगी, अलग बंदा बैठेगा, तो हम लोग आराम से इसको देख पाएंगे। इसने ऐसा बोला, ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल। लेकिन अगर आप रियलिटी में जाओ, तो इसने जो मेन फोकस किया था, वो फोकस किया था डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का। देखो ईस्टर्न बंगाल में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते थे। ऐसा नहीं कि हिंदू रहते नहीं थे, बट मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी। इधर अगर आप वेस्टर्न बंगाल वाली साइड में आ जाओ, जो वेस्टर्न बंगाल का पोर्शन है, उसमें या तो हिंदू रहते थे, मतलब मैक्सिमम मुस्लिम्स भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदू बहुत ज्यादा थे। तो इधर वाला पार्ट हिंदू, इधर वाला पार्ट मुस्लिम। तो पहला जो इसने बेस असलियत पे बनाया था वो था रिलीजन, कि रिलीजन को बेस बना के डिवाइड करो। दूसरा बेस बनाया इसने वेल्थ। देखो क्या होता है, उस टाइम पे जो हिंदू थे वो जमींदार हुआ करते थे, और जो किसान थे वो जनरली मुस्लिम हुआ करते थे। तो इसने क्या किया, इसने इस तरीके से डिवीजन किया कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दो, तो उधर वाला गरीब वाला पोर्शन हो गया, इधर वाला अमीर वाला पोर्शन हो गया, तो भी इनके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं हो पाएगी, इनके बीच में हमेशा लड़ाई दंगे की कोशिश चलती रहेगी। एक गरीब पूरा गरीब कर दिया एक पूरा पोर्शन पैसे वाला जमींदार वाला पोर्शन कर दिया, तो आपस में इनकी कभी बनेगी नहीं। अलग अलग करो लोगों को। देखो दिमाग क्या होता है ना, जब किसी को अलग करना होता है तो उनके बीच की जो कमियां होती है उनको ढूंढा जाता है, और उन कमियों के ऊपर बार बार उन लोगों को रियलाइज कराया जाता है कि अच्छा ये देखो उसके पास ये, आपके पास नहीं है, आपके पास ये है, उसके पास ये भी है। मतलब बेसिकली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही ब्रिटिशर्स की ये थी। बहुत दिमाग लगाते थे कि भैया एक काम करो, दोनों को अलग अलग करना है, रिलीजन बेस पे अलग किया जा सकता है, दोनों को एक दूसरे की कमी बढ़ा चढ़ा के बताओ, जिससे वो और ज्यादा बौखलाएं। भैया उसके पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो किसान हो, मुसलमान हो इसलिए किसान हो, तुम हिंदू हो ना इसलिए तुम ऐसे हो। दोनों को आपस में लड़वाओ, क्योंकि दोनों को अलग करना है। तो इनका बेसिक फंडा यही था, अलग करके रूल किया जा सकता है। तो रिलीजन वाज द बेस, और दूसरा उसने पकड़ा पैसा, वेल्थ, गरीब और अमीर वाला, कि भाई इनको बोले कि तुम अमीर हो, देखो इनके साथ नहीं रह सकते, अलग हो जाओ। तुम गरीब हो, तुम किसान हो, तुम अलग रहो, एक जगह रहोगे, सही से रहोगे। अमीरों के साथ तुम्हारी बनेगी नहीं, सही लोग नहीं है, सोच इनकी अच्छी नहीं है। उसके बाद एरिया की बात करो। एरिया तो है कि भाई ईस्ट को अलग करेंगे, वेस्ट को अलग करेंगे, दोनों जगह को हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसने एक दिमाग और लगा दिया, आप देखो ये तो पूरा मुस्लिम एरिया हो गया, किसान वाला एरिया हो गया। इधर आ जाओ, इस वाले एरिया में इसने क्या दिमाग लगाया, ये जो बंगाल वाला पोर्शन है, जो एक्चुअली बंगाल वाला पोर्शन है, इसमें लोग बंगाली बोलते हैं बंगाली। इधर आ जाओगे आप तो उड़ीसा, और इधर आ जाओगे तो बिहार। उड़ीसा और बिहार वाला पोर्शन बोलोगे तो उड़ीसा में लोग उड़िया बोलते थे, हमेशा से उड़िया बोलते हैं। बिहार में जनरली हिंदी बोली जाती है। इसने क्या किया, इसने बेसिकली ये बंगाली बोलने वाले लोगों को भी अंदर से माइनॉरिटी बना दिया। मतलब बेसिकली बंगाली बोलने वालों को बंगाल के अंदर ही माइनॉरिटी बना दिया, छोटी कम्युनिटी बना दिया। क्यों? क्योंकि अब इस वेस्टर्न बंगाल वाले पोर्शन में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बंगाली नहीं बोलती, वो या तो हिंदी बोलती है या उड़िया बोलती है। तो इसने बेसिकली बंगालियों को ही बंगाल में छोटा फील करा दिया, इरिटेट, गुस्सा, परेशानी एक दूसरे के लेके। क्योंकि उसका मेन पर्पस था आपस में लड़े भिड़ेंगे तो हमारी तरफ टेंशन कम हो जाएगी। हम अगर सब मिले रहेंगे तो हमें टेंशन देंगे, आपस में लड़े भिड़ेंगे तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। हमेशा ब्रिटिशर्स ने यही पॉलिसी अपनाई है, आपस में लड़ो भिड़ो मरो, हमसे दूर रहो यार, हमें अपना काम करने दो, तुम हमारे मैच नहीं करते लेवल को, ये उनको लगता था।
ठीक है, करते भी नहीं थे तभी हम लड़ते थे, पागल थे ना हम। आज भी नहीं समझ में आता लोगों को, आज भी दिमाग में नहीं बैठता है कि आपस में लड़ने भिड़ने से किसी और का ही फायदा होता है, हमारा हमेशा नुकसान होता है। लड़ोगे भिड़ोगे जाके अपना नुकसान करोगे। बेवकूफो, दिमाग से सोचा करो। वेस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल अलग अलग किया, लैंग्वेज इश्यू बना के बंगाल में बंगालीज को ही माइनॉरिटी बना के रख दिया। आपस में लड़ाई करवाने के छोटे 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 पॉइंट करजन ने पकड़े। करजन था बहुत दिमाग रखने वाला बंदा। 1903 का जब डिक्लेरेशन इसने दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसके पीछे राज क्या था, पार्टीशन के पीछे। 1903 का जब इसने डिक्लेरेशन दिया तो लोग बौखलाए कि बोल दिया इसने आके। न्यूज़पेपर फटाफट छापता था, अरे छापा वो छापा, मैगजीन भी छपती थी उस समय, लोगों तक पहुंच जाती थी। लोग बौखलाए। उस समय भी ध्यान रखना, मॉडरेट्स ही चला रहे हैं अभी कांग्रेस, सभी एक्सट्रीमिस्ट अपने ऊपर नहीं आए हैं। 2-3 कूद रहे हैं, कूदने दो, लेकिन जो रूल है वो मॉडरेट्स का है। और मॉडरेट्स का काम करने का तरीका, कोई परेशानी हो तो आराम से एप्लीकेशन लिखो, अंकल नमस्ते आ जाओ, ये वो करके एप्लीकेशन दे के आओ। और फिर वो एप्लीकेशन माने ना माने उनकी मर्जी। और ब्रिटिशर्स हल्के बोलते, अरे यार जाओ यार, लो टॉफी जाओ। तो मॉडरेट्स ने फिर वही काम धंधा शुरू कर दिया, मीटिंग करने लग गए, बैठ के डिस्कशन करने लगे। यार इनको एक बात समझ में नहीं आती थी, आपकी मीटिंग करने से आप जो 72, 73, 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग बैठ जाते हो, यार जो 1000 लाख करोड़ लोग बैठा है उनकी प्रॉब्लम तो नहीं समझते ना आप। वो तो बंगाली बोलता है, आप इंग्लिश हिंदी बोलते हो, उसको तो हिंदी समझ में नहीं आती, उसकी प्रॉब्लम कौन उठा के लाएगा? ये समझ में नहीं आ रहा था इनको। इन्होंने क्या किया, मीटिंग 2000 मीटिंग कर मारी। 2000 मीटिंग, यहां बैठ के वहां बैठ के वहां बैठ के, जहां जगह मिली वहां बैठ के मीटिंग कर ली। आओ भाई यहां बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। 50,000 पैम्पलेट बांट दिए, लो पैम्पलेट ये हो गया, देखो 1903 का पार्टीशन लोगों तक, बहुत अच्छी चीज है अवेयरनेस क्रिएट करना। करा, तरीका थोड़ा सा सही नहीं था। 50,000 पैम्पलेट बांट दिए, 2000 मीटिंग कर, बौखलाए लोग, बौखलाए लोगों तक पैम्पलेट पहुंचे। पैम्पलेट बांटे तो पहुंचेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, मैगजीन छाप मारी। बट फिर वही बात है, करजन तो लेता ही नहीं था इनको सीरियस। उसने कहा अरे यार तुम करो यार जो करना है। लेकिन उसने आया जुलाई 1905 में, 1903 में डिक्लेयर किया था मैं करूंगा, 1905 में आया। उसने कहा जुलाई में आया, उसने कहा ऐसा है 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन होगा बेटा, फिक्स कर दिया। कूद लो जितना कूदना कर लो, मीटिंग वहां बैठो, मीटिंग करो, अभी करो जाके मीटिंग, लेकिन पार्टीशन तो होगा 16 अक्टूबर 1905। जुलाई 1905 में इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि अक्टूबर 1905 में मैं पार्टीशन कर दूंगा, फिक्स। अब अनाउंसमेंट कर दिया, जब सिर्फ डिक्लेयर किया था तब बिना डेट के, तब लोग बौखलाए थे, तो डेट दे दी, अब तो लोग बौखला गए, पागल से हो गए, सनक से गए, एकदम बोरा से गए। बोराने की वजह से 2 मीटिंग की गई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 बड़ी मीटिंग की गई। पहली मीटिंग आनंद मोहन बोस, इनकी मीटिंग में अराउंड 40,000 लोग आए। देख रहे हो, अवेयरनेस पता लगने लगा लोगों को। मॉडरेट ने कुछ काम किया ना किया, अवेयरनेस अच्छी फैलाई, जिसका फायदा बाद में होगा हमें। महात्मा गांधी अभी एंट्री नहीं की है, मैं कराऊंगा तरीके से, कहानी चल रही है, कहानी की तरह ही कंटिन्यू करते रहो। आपकी लैंग्वेज में बोलते हो ना सर वेब सीरीज, तो वेब सीरीज है। महात्मा गांधी जी आएंगे, सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे, सब जहां से आए हैं, कहां से आए मैं बताऊंगा, अपने दिमाग मत लगाना, बस चलते रहो। आनंद मोहन बोस 40,000 लोग बुला लिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 50,000 लोग बुला लिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस थे, जो पहले आईसीएस थे जिनको ब्रिटिशर्स ने निकाला था। देखो ध्यान रखना, 2 आईसीएस थे, क्वेश्चन आता है, जल्दी हो जाते हैं बच्चे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आईसीएस ऑफिसर थे, लेकिन ये वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे जिनको निकाला गया था। ये एक मैगजीन लिखते थे, बंगाली नाम से मैगजीन लिखते थे, जो अंग्रेजों के अच्छे से धोते थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये ब्रिटिशर्स की खूब धोते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनको धो दिया, इनको निकाल दिया। तुम नहीं बन सकते आईसीएस, तुम यार सही नहीं हो, तुम कांग्रेस गवर्नमेंट की धोते रहते हो, तुम निकलो, निकाल दिया गया इनको। इन्होंने मीटिंग करी, 50,000 लोग बुला लिए। आनंद बोस ने मीटिंग करी, 40,000 बुला लिए, 90,000 तो यहीं बैठ गए। 90 ने और 90 को बता दिया, काफी अवेयरनेस फैल गई कि भैया बंगाल का डिवीजन होने वाला है। लोगों के दिमाग खराब हो गए बुरी तरीके से। जुलाई में, अगस्त में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक कांग्रेस का सेशन हेड किया। 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 के अंदर कोलकाता सेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोलकाता सेशन में खिसक गया इधर, डिक्लेयर कर दिया कौन सा मूवमेंट, इधर आ जाओ। कोलकाता सेशन में डिक्लेयर कर दिया इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट।
कलर चेंज हो गया, डिक्लेयर कर दिया स्वदेशी मूवमेंट। कौन से सेशन में? कोलकाता सेशन में। कलकत्ता सेशन के अंदर किसने? सुरेंद्र मैनी जी ने हेड किया था। 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 में डिक्लेयर कर दिया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का फंडा, स्वदेशी मूवमेंट का फंडा बॉयकॉट। बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब छोड़ दो सारी विदेशी चीजें, छोड़ दो सारी विदेशी नौकरियां, छोड़ दो सारी विदेशी कपड़े, जला डालो सब कुछ, एकदम हटा डालो। बिजनेस जो भी, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं तो छोड़ दो, अपने घर के बिजनेस बढ़ा डालो। एकदम स्वदेशी मूवमेंट राइज किया कलकत्ता सेशन के साथ। और इनके जो मेन लीडर थे उस समय स्वदेशी मूवमेंट के, लाल बाल पाल, कल समझाया था मैंने। लाल बाल पाल इसके मेन लीडर हुआ करते थे। इस पूरे के पूरे मूवमेंट का एक ही फोकस था, बॉयकॉट। क्या क्या बॉयकॉट? गुड्स, सामान, जूते, कपड़े, सब बॉयकॉट। स्कूल मत जाओ, मतलब मेजर स्कूल, कॉलेजेस बंद करो, कॉलेज नहीं जाएगा कोई बंदा इंडिया का कॉलेज पढ़ने के लिए इंग्लिश। टाइटल्स जो राजा वाजा दिया है ना ब्रिटिशर्स का भी खुश करने के लिए। अब यार अगर मैं चाहूं आपसे कुछ काम कर रहा हूं, मैं कहूं बेटा आज से आपका नाम राजा अंकित सिंह। आप तो कह रहे मजा आ गया सर, राजा अंकित सिंह, डफर दिमाग कम होता था ना, तो टाइटल छोड़ दो, ये भी बोला गया। ब्रिटिशर्स खुश करते रहते लोगों को, होते रहते थे बेवकूफ की जैसे। काउंसिल्स, कुछ इलेक्शंस बीच बीच में काउंसिल एक्ट आए थे, उसमें कुछ ना कुछ पावर दी गई थी इंडियंस को भी कि भाई आपको ये पोस्ट दे दी जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इन्होंने कहा काउंसिल भी छोड़ो, बिल्कुल बॉयकॉट करो, मत जाओ। जिनको काउंसिल में पोस्ट मिली मत जाओ। कोर्ट्स, जो भी कोर्ट वगैरह में पोस्ट मिली सब छोड़ दो। इसका मतलब बेसिकली टोटल बॉयकॉट। दिस वाज द मेन फोकस, टोटल बॉयकॉट। मॉडरेट्स ने इनिशियली सपोर्ट किया, काम था नहीं और कोई कर नहीं सकते थे, नॉट सपोर्ट करके आगे बढ़ नहीं सकते थे। पूरा बंगाल सपोर्ट कर रहा था और बंगाल के बाहर भी सपोर्ट कर रहे थे लोग, तो सपोर्ट तो करना ही था। तो इनिशियली तो मॉडरेट्स ने कहा ठीक है भैया ये सपोर्ट तो करना ही है, हम भी कर देते हैं। अब इसका इफेक्ट्स क्या हुआ? इस मूवमेंट के, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट का जो इफेक्ट था वो सिर्फ बंगाल प्रोविंस में नहीं, बाहर के एरियाज में भी पहुंचा। पहुंचाने वाले कुछ लीडर्स हुआ करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूना और बॉम्बे की अगर आप बात करो, पुणे और मुंबई जो है आज का, लोकमान्य तिलक ने पहुंचाया इस चीज को। कहां तक? पुणे और बॉम्बे तक। पंजाब, लाला लाजपत राय पंजाब तक इन्होंने पहुंचाया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली तक पहुंचाया। मद्रास, जो अभी का चेन्नई है, मद्रास तक चिदम्बरम पिल्लई ने पहुंचाया। मतलब ये लीडर्स थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इन चारों ने इन एरियाज में इस पर्टिकुलर स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड किया, पहुंचाया। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? 1903 में कर्जन बोल के गया मैं करूंगा, लोग बौखलाए, मीटिंग करी, पैम्पलेट बांटा, ये किया वो किया, करते रहे। 1905 में फिर आया वो जुलाई में, उसने कहा अब मैं इस तारीख को करूंगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हो क्योंकि मॉडरेट चला रहे हैं और आराम से मानने वाले अंग्रेज थे ही नहीं। आराम से मानने वाले होते तो कब के मान जाते, वो तो मानने ही नहीं उनको। 1905 में कर दिया उसने पार्टीशन, फिर लोग बौखलाए तो अब स्वदेशी डिक्लेयर किया गया। बॉयकॉट करो भाई, बॉयकॉट करो और स्वदेशी, अपने देश में बनाई हुई चीज को यूज करो। तो अपने देश में क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए फिर काम भी करना पड़ेगा। अब क्या सिस्टम बना, ये जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो था, ये मास स्ट्रगल बन गया। सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, हर लेवल का आदमी इसमें सपोर्ट करने लग गया। धोबी, कपड़े धोना बंद कर दिया। मतलब अगर आपके पास फॉरेन गुड्स हैं, आप ऐसे कपड़े पहनते हो, शर्ट पैंट वगैरह पहनते हो, और आपने धोबी को दिया, धोता ही नहीं है, जला और देखा, ले जला दी, भेजी शर्ट। आपने शर्ट भेजी मान लो धोबी के पास, धोबी ने शर्ट ही जला दी आपकी। ये फंडा चल रहा था उस समय। जूते आपने भेजे पॉलिश करने को, जूते जला मारे आपके, ले जूते ही गए आपके। ये इतना हाई लेवल पे मास स्ट्रगल पहुंच गया कि लेवल 1 से लेकर लेवल 0 तक का आदमी इसके अंदर सपोर्ट करने को उतर गया। बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था, आप समझ लो। यहां तक कि रविंद्रनाथ टैगोर तक ने इस चीज को सपोर्ट किया, जो कि काफी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आदमी कंसीडर किए जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस चीज को सपोर्ट किया, हर किसी ने। वंदे मातरम गाना लिखा, लोग उतर गए सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए। जिनको हिंदी आती नहीं थी, जो वंदे मातरम नहीं गा पाते थे, इन्होंने उनके लिए भी अमर सोनर बंगला गाना लिख दिया। वो गा रहे अमर सोनर बंगला और ये गा रहे वंदे मातरम, सिंक्रोनाइज हो गया। पूरा गाते गाते निकल गए, रोड पे उतर आए। एकदम गजब का मास स्ट्रगल। ये फोटो देख रहे हो बेटा, वहीं से निकाल के लाया हूं। बहुत तगड़ा मास स्ट्रगल। लोग फेस्टिवल के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करने लगे। गणपति फेस्टिवल अवेयरनेस, शिवाजी फेस्टिवल अवेयरनेस, बताने लगे। हर जगह फेस्टिवल्स पर लोग इकट्ठे होते हैं ना इंडिया के अंदर, बताने लग गए कि ऐसा हो रहा है, इसको रोकना है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये पार्टीशन हम नहीं होने देंगे, हम भाई हम भाई बहन। यहां तक कि इस स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने के बाद, पार्टीशन होने के बाद, जब 16 अक्टूबर पे पार्टीशन वाली बात आ गई,
उस पर्टिकुलर 16 अक्टूबर 1905 वाले दिन को इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग इस दिन रक्षाबंधन मनाएंगे, सब येलो धागा लेके निकलेंगे, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू को धागे बांध के रक्षाबंधन डिक्लेयर कर दिया उस दिन को। भाई भाई एक दूसरे को हम बताएंगे, हम अलग नहीं हो सकते, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यहां तक, इस हाई लेवल तक ये चीज पहुंच चुकी थी। अब लेकिन अगर ये मूवमेंट आगे बढ़ाना है, जो 1905 7 अगस्त को डिक्लेयर हुआ है, एक चीज ध्यान रखना, अभी पार्टीशन हुआ नहीं है। पार्टीशन कब होगा? अक्टूबर में। या अगस्त का बाद का फंडा चल रहा है, पहले से शुरू कर दिए सब पार्टीशन। पता है ना, डिक्लेयर कर दिया तो होगा ही ना, तो पहले से शुरू कर दी सारी की सारी चीजें। लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया कि भाई आप लोग स्वदेशी चीजें बनाओगे। आपको टेक्सटाइल मिल्स बना दी गई, बहुत सारी टेक्सटाइल की फैक्ट्री, जो पैसे वाले थे उन्होंने टेक्सटाइल बनाना शुरू कर दिए। ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी यूथ को कि भाई कैसे बनाने हैं, अपने देसी कपड़े कैसे बनाने हैं, चीजें कैसे डेवलप करनी है, देसी ट्रेनिंग देने लग गए। वहां पे एक नाम पिक्चर में आता है काफी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम 20 रुपए के आसपास चलती थी उस समय, कि एक साल में कम से कम 20 रुपए एक आदमी को चाहिए सर्वाइवल के लिए। 20 रुपए एक साल, उस समय रुपए की वैल्यू थी। इन्होंने पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट दिया। क्वेश्चन आता है किसने दिया था कॉन्सेप्ट? उस टाइम पे कॉन्सेप्ट आया था स्वदेशी के टाइम पे, क्योंकि हम अब ब्रिटिशर्स की चीजों को छोड़ रहे हैं तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, तो कम से कम कितना पैसा एक आदमी को कमाना चाहिए, वो पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट आया। स्वदेशी बिजनेस को प्रमोट किया दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कहा कि अपने फैमिली बिजनेस मत छोड़ो। आपके दादा परदादा बर्तन बनाते थे तो आज बर्तन बनाओ, आपको वो आता है। आपके दादा परदादा टेलर थे तो आज टेलरिंग करो, आपको ये आता है, आपको वो आता है, ये खानदानी है, ये लेगेसी है, इसको आगे लेके जाओ। पेंटर थे तो पेंट करो, ये करो, वो करो, मतलब बेसिकली देसी काम करो जो आपकी पूरी फैमिली लाखों सालों से करती आ रही है। इसको सपोर्ट किया दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, मैंने कल समझाया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। यहां से उठाओ रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल की शर्ट बना के दोबारा उसी आदमी को बेच दो, पैसा निकालना। दादा भाई नौरोजी ने काफी अच्छा यहाँ पे रोल प्ले किया था। और एक कॉलेज बना दिया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसमें जो भी लड़के जा रहे थे पढ़ने के लिए उन सबको ट्रेनिंग दी गई। उन सबको बोला गया कि भाई ये स्वदेशी को प्रमोट करो, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। बंगाल नेशनल कॉलेज अरविंदो घोष ने बनाया था। नेशनल एजुकेशन काउंसिल 1906 में बना दिया गया, काउंसिल बना दिया गया कि एजुकेशन में भी स्वदेशी वाला पार्ट लाया जाए, इंडियंस के अंदर ये चीज डाली जाए। स्वदेशी मिल्स मैंने आपको बताया बना दी गई। इंडियन साइंस कांग्रेस, जगदीश चंद्र बोस। इंडियन साइंस कांग्रेस किसने बनाई थी? जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, साइंस से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, उन सब चीजें रिलेटेड सब में स्वदेशी फिक्स कर दिया जाएगा। इतना हाई लेवल तक ये मूवमेंट पहुंच गया, बहुत हाई लेवल तक पहुंच। पार्टीशन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद भी मूवमेंट और ज्यादा पेस पकड़ा, काफी ज्यादा फैला। इंडिया पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट स्प्रेड हो चुका था, जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं। बंगाल में तो था ही था। इसका आउटकम क्या था? इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ये सब फैल रहा है, ये इतना हाई लेवल तक जा रहा है, लोग पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, वो चल रहा है। मॉडरेट का अपना अलग ही चल रहा है, पैम्पलेट बांट रहे हैं, मीटिंग का, वो उनका चल रहा है कंटिन्यू, उनका चल रहा है। लाल बाल पाल मॉडरेट नहीं है बेटा, ये एक्सट्रीमिस्ट है। एक टाइम के साथ साथ इंसान को बदलना होता है, अगर नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। यहां पे मॉडरेट के साथ वही हुआ था, वो नहीं बदले, जिसकी वजह से कुछ चीजें आगे ऐसी हुई जिसमें उनको पीछे रहना पड़ा। अब आउटकम की बात करते हैं। ये मूवमेंट जो है ये चल तो रहा था, फैल तो रहा था, लीडर्स भी थे इसमें, बट उन लीडर्स के बीच में था कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको बताया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जब पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया गया, ध्यान से सुनना, कहानी है। जब पार्टीशन इमेजिन किया करो, जब कहानी बताता हूं देखा करो, लोग बैठ रहे हैं ये और वो। जब पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 में, दिसंबर में ये फिर बैठ गए। इनका काम ही बैठना, किसका? मॉडरेट तो बैठ जाते हैं ना, डिस्कशन करने लगते हैं, अपने बैठ जाते हैं। बैठ गए अब बनारस में बैठे जाके 1905 दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बैठ गए। अब यहां पंगा क्या हुआ? पहला पंगा ये हुआ कि भाई जब भी इनके सेशन होते थे एक प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता था। अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो एक्सट्रीम सोच रखते थे, वो ये चाहते थे कि जो उनके लीडर हैं लोकमान्य तिलक जो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक बात। मॉडरेट को ऐसा लगा यार ये कांग्रेस हमने बनवाई, तुम तो अभी आए, हमारी सोच पे कांग्रेस बनी, तो लीडर तो प्रेसिडेंट तो हमेशा मॉडरेट का ही होगा, मतलब हमारा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वहां पे वो बात अलग है कि मॉडरेट उस कॉन्फ्लिक्ट में जीत गए, क्योंकि मॉडरेट और
एक्सट्रीमिस्ट ने अपने अपने लीडर जो रखे, तो एक्सट्रीमिस्ट का तो लोकमान तिलक आ गया, मॉडरेट्स ने एक गेम खेल दिया, गोपाल कृष्ण गोखले को रख दिया आगे। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही सीनियर लीडर थे जिनकी हर कोई इज्जत करता था, तो लोकमान तिलक बैकआउट कर गए। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स फाइन, ही लेट हिम विन, वही जीतेंगे, क्योंकि उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था। तो अल्टीमेटली मॉडरेट ही यहां पे ओवरटेक करे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो बताने वाला हूं। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि ये जो मूवमेंट है इसको बंगाल के बाहर भी जाने दो, लेके भी गए, वो ऐसी बात नहीं है। मॉडरेट कहते थे नहीं, कायदे से चलो, लॉ से चलो, यहीं कर रहे हो यहीं करो, एप्लीकेशन लिखो दे के आओ। तो आपसे कोई कहेगा कि यार एप्लीकेशन लिखो दे के आओ, नहीं तो गुस्सा तो आएगा। मॉडरेट अंदर बंगाल के होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि यार सब बॉयकॉट जब कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बॉयकॉट करो। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है जो अलग अलग पोर्शन के अलग अलग पार्लियामेंट टाइप होती हैं जहां पे बैठते हैं लीडर, तो वहां कुछ मॉडरेट्स ने भी इलेक्शन से अपनी सीट जीत ली थी, कुछ लोगों को अलाउ किया गया था ना, इंडियंस को भी। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोला जब हर कोई बॉयकॉट कर रहा है, तुम अपनी सीट क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहे, तुम क्यों जाते हो, तुम भी मत जाओ। तो मॉडरेट्स ने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, इतनी मुश्किल से जीती है हमने सीट, वो भी तुम कह रहे हो बॉयकॉट कर दो, तो हम नहीं। तो इसकी वजह से मूवमेंट कहीं ना कहीं इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लफड़े में पड़ने लग गया कि यार तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये तुम वो। इसके चक्कर में देखो इंडिया की पूरी हिस्ट्री में यार एक ही चीज समझोगे, ये लड़ा आपस में, ये लड़ा आपस में, दो इंडियन लड़े, तीसरा लड्डू लेके भाग गया। यहां वही फंडा चला, पूरी इंडिया की हिस्ट्री यही है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट उठा लो। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये पागलपंती का जो आपस में लड़ भिड़ रहे थे, इसका रिजल्ट ये आया कि फाइनली डिसीजन लिया गया कि गोपाल कृष्ण गोखले विल बी द लीडर, विल बी द प्रेसिडेंट, एंड दिस मूवमेंट विल नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ बंगाल। मतलब मॉडरेट्स अल्टीमेटली जीत गए। मॉडरेट्स की सोच थी गोखले जी को बनाया जाए, बन गए। मॉडरेट की सोच थी बंगाल के बाहर ना भेजा जाए लीगली, तो वही माना गया अल्टीमेटली, जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों के दिमाग की दही कर गया, उनका दिमाग सनक गया। और उस सनक की वजह से कुछ ऐसी चीजें वो कर गए, जिसकी वजह से 1905 के 2 साल के बाद 1907 में ही जब ये सूरत सेशन में बैठे थे, बैठते ही रहते, काम ही क्या है, बैठ जाओ आओ बुलाओ, ये कांग्रेस डिवाइड हो गई 2 पार्ट में। सूरत सेशन 1907 सूरत सेशन में स्प्लिट हो गई कांग्रेस के बीच में। 1906 में मुस्लिम लीग का भी एक पार्टिसिपेशन है, और बहुत सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनको डिवाइड होना पड़ा। बहुत कहानियां नेक्स्ट सेशन में सुनाऊंगा। ये कहानी आज की तरह समझ में आ गई होगी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मुझे बेसिक फोकस आज आपको देना था वो ये था कि एक्चुअल में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया किस बेसिस पे किया। बंगाल को बंगाल में ही, मतलब बंगालीज को बंगाली में ही माइनॉरिटी बना दिया, चिड़। मुस्लिम्स को हिंदू से अलग कर दिया, असम और इधर वाला पार्ट अलग कर दिया, एकदम बिल्कुल अलग कर दिया, इधर वाला पार्ट अलग कर दिया। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश और असम इधर अलग कर दिया गया और बाकी का पार्ट इधर कर दिया गया, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, साथ में आपका उड़ीसा वाला पार्ट, साथ में आपका बिहार वाला पार्ट, इसको इधर कर दिया गया। मतलब बेसिकली जो फंडा किया गया वो ये किया गया कि बंगाली बोलना जानते हैं, हिंदी जानते नहीं, तो उनको अजीब सा लगने लग जाए, आपस में लड़ाई करने लग जाए, हिंदू मुस्लिम वो लड़ते रहे, हम यहां पे पीछे बैठे रहे। 1903 में डिक्लेरेशन था, 1905 जुलाई में उसने डेट दी थी और 16 अक्टूबर में उसने डिवाइड कर दिया था। दिसंबर में सेशन में बैठे थे, बनारस सेशन में 7 अगस्त 1905 दिसंबर, अगर आप 7 अगस्त की बात करोगे तो 7 अगस्त में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया था। दिसंबर सेशन में बैठे थे जब ये लोग, दिसंबर में जब इन्होंने डिस्कशन किया था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज बढ़ने लग गए थे। वो इश्यूज कांग्रेस के अंदर इतने ज्यादा बढ़ गए कि आगे चल के पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम स्प्लिट में गिर गया जाके। मतलब स्प्लिट का मतलब होता है टूट गया, कांग्रेस के बीच में ही डिवीजन हो गया। तो क्यों डिवीजन हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी है, उसके पीछे ही कुछ लोग हैं जिनकी हरकतें हैं, उन हरकतों को नेक्स्ट क्लास में कल समझेंगे। तब तक के लिए इनके नोट्स बनाते रहो। आज के जो सेशन है इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। एक बार में समझ में नहीं आएगा, आ भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखा करो और उसके बाद बंद करके नोट्स बनाया करो। कोई और कंफ्यूजन, कोई और डाउट है तो नीचे मुझे लिख के बता सकते हो। क्लास अच्छी लिखी हो तो शेयर करो, बच्चे बढ़ेंगे तो मुझे भी लगेगा कि इंटरेस्ट आ रहा है, सीरियस हो। दिस इज यस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, खुश रहो, घर के अंदर रहो, घर वालों के साथ रहो, बाय। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों solution नहीं होता है? Let me tell you, let me give you
तो बेसिक इंट्रोडक्शन की होता क्यों नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.